जरा सोचिए, अगर एक दिन कोई मासूम बच्चा अचानक ऐसी बातें करने लगे जो उसने कभी सीखी ही ना हो, उसकी आवाज बदल जाए, उसका व्यवहार इंसानों जैसा न रहे और फिर एक ऐसी घटना हो जो इतिहास में पहली बार किसी इंसान को यह कहने पर मजबूर कर दे कि मैंने हत्या नहीं की, मुझसे ये सब एक शैतानी ताकत ने करवाया। आज की कहानी सिर्फ भूत प्रेतों की नहीं है, बल्कि एक ऐसे केस की है जिसने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को भी हिलाकर रख दिया था। यह है द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट की पूरी कहानी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 18 जुलाई 1981 से। हम पहुंचते हैं ग्लेडजिल फैमिली के घर, जहां का माहौल देखते ही समझ आ जाता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। घर की दीवारों पर गहरे खरोचों के निशान है, हर तरफ डर और बेचैनी फैली हुई है और ऐसा महसूस होता है जैसे इस घर में किसी अनदेखी ताकत का साया मंडरा रहा हो। यही मौजूद है मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। उनके साथ उनका असिस्टेंट ड्रू भी है। वे यहाँ तक बेहद खतरनाक एक्सॉर्सिज्म को रिकॉर्ड करने आया है। इस घर का 8 साल का बच्चा डेविड ग्लेडजिल पिछले कई दिनों से ऐसी हरकतें कर रहा था जिन्हें देखकर उसके परिवार को पूरा यकीन हो चुका था कि उसके शरीर पर किसी दुष्ट आत्मा का कब्जा हो चुका है। इसकी वजह से चर्च ने फादर जॉर्डन को एक्सॉर्सिज्म करने के लिए भेजा था। जैसे ही सभी लोग घर के अंदर जाते हैं, डेविड की हालत देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी क्रूरता दिखाई दे रही है और जैसे जैसे प्रार्थनाएं शुरू होती हैं, उसकी बेचैनी और भी बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है मानो उसके अंदर मौजूद दानवी शक्ति इन पवित्र मंत्रों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही है। इसी बीच एन जॉनसन, जो डेविड की बहन डेबी का बॉयफ्रेंड है, डेविड को उसके कमरे में ले जाकर उसे दिलासा देता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद वह वापस नीचे आ जाता है। उसी समय फादर जॉर्डन भी घर पहुंचते हैं। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। यहाँ मौजूद बुरी शक्ति उनकी उम्मीद से कई ज्यादा ताकतवर है। आधी रात होते ही अचानक डेविड की नींद खुल जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके बेहद करीब मौजूद है। वह घबराकर बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचता है, उसके सामने एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ खून की बौछार हो गई हो और उसी क्षण वह पूरी तरह उस दानवी शक्ति के नियंत्रण में चला जाता है। उसकी चीख सुनकर घर के सभी लोग वहां दौड़कर पहुंचते हैं, लेकिन अब डेविड पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं रह गया था। वह अचानक अपने ही पिता पर हमला कर देता है और पूरी ताकत से उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। किसी तरह एड वॉरेन उसे काबू में करते हैं और नीचे एक्सॉर्सिज्म के लिए ले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, पूरा घर मानो उस दुष्ट शक्ति के गुस्से में कांपने लगता है। दीवारों पर नए नए खरोंच उभरने लगते हैं, दरवाजे अपने आप जोर जोर से हिलने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत हर हाल में इस एक्सॉर्सिज्म को रोकना चाहती हो। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि फादर जॉर्डन चर्च ले जाने का विचार छोड़ देते हैं और उसी घर में एक्सॉर्सिज्म शुरू करने का फैसला करते हैं। जैसे ही प्रार्थनाएं शुरू होती है, डेविड पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। उसके अंदर मौजूद दानव अपनी शक्तियों से कमरे का सामान हवा में उछालने लगता है। भारी चीजें लोगों की तरफ फेंकी जाती हैं। इस अफरा तफरी में फादर जॉर्डन घायल हो जाते हैं और ड्रू का कैमरा भी जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अचानक डेविड का शरीर अस्वाभाविक तरीके से मुड़ने लगता है। उसका सिर लगभग नामुमकिन कोण तक घूम जाता है। यह भयावह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति डर से कांप उठता है। इसी दौरान लॉरेन वॉरेन जैसे ही डेविड का हाथ पकड़ती है, उन्हें एक रहस्यमय दृश्य दिखाई देता है। उन्हें एक अनजान महिला नजर आती है जो किसी अंधेरी जगह पर बैठकर काला जादू और शैतानी अनुष्ठान कर रही होती है। लेकिन इससे पहले कि लॉरेन इस रहस्य को समझ पाती, डेविड के अंदर मौजूद दानव अपना अगला निशाना चुन लेता है। इस बार उसका हमला सीधे एड वॉरेन पर होता है। अचानक एड के सीने में तेज दर्द उठता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके दिल को रोकने की कोशिश कर रही हो। उनकी सांसें तेजी से उखड़ने लगती हैं और पूरा माहौल पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और तभी कोई ऐसा फैसला लेने वाला था जो इस पूरी कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देता। उसी नाजुक पल में
आर्ने जॉनसन आगे बढ़ता है। डेविड की हालत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में उस दानवी शक्ति को ललकारते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो उसे छोड़कर मेरे अंदर आ जाओ। यह सुनते ही कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे दानव ने डेविड का शरीर छोड़ दिया हो, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। एड वॉरेन अपनी धुंधली होती आंखों से यह सब देख लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि दानव अब डेविड में नहीं बल्कि आर्नी के शरीर में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इससे पहले कि वह किसी को सच बता पाते, उनके सीने में तेज दर्द उठता है और उन्हें गंभीर हार्ट अटैक आ जाता है। घबराकर सभी लोग तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं। दूसरी ओर डेविड धीरे धीरे सामान्य होने लगता है, जबकि लॉरेन उस रहस्यमय महिला की झलक को बार बार याद करने की कोशिश करती रहती है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि एड की जान तो बच गई है, लेकिन उन्हें कुछ समय तक पूरी तरह आराम करना होगा। इस दौरान लॉरेन हर पल उनके साथ रहती है। दोनों के बीच कुछ भावुक पल भी देखने को मिलते हैं, जहां उनकी वर्षों पुरानी मोहब्बत और एक दूसरे के प्रति भरोसा साफ दिखाई देता है। लेकिन उधर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद कहानी आर्नी और डेबी की तरफ बढ़ती है। दोनों अपने मकान मालिक ब्रूनो के घर में रहते थे। ब्रूनो स्वभाव से बेहद हंसमुख और मिलनसार इंसान था। वह उनसे किराया भी नहीं लेता था, क्योंकि डेबी उसके पालतू कुत्तों की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। इसलिए उनके बीच परिवार जैसा रिश्ता बन चुका था। हालांकि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन आर्नी के भीतर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। उसे बार बार महसूस होने लगा कि कोई हर समय उसका पीछा कर रहा है। कभी उसे दूर खड़ी वही रहस्यमय महिला दिखाई देती जिसे लॉरेन ने अपने विजन में देखा था, और पहले ही पल वह गायब हो जाती। एक दिन जब आर्नी पेड़ काटने का काम कर रहा होता है, तभी उसे खिड़की में वही महिला दिखाई देती है। उसका ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। वह लगभग एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है। किसी तरह वह अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उसका डर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। शाम होते ही ब्रूनो उसे अपने साथ बैठकर बियर पीने के लिए बुलाता है। ऊपर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन उसी समय अस्पताल में एड को होश आ जाता है। जैसे ही उसे होश आता है, वे घबराकर लॉरेन से कहते हैं, दानव गया नहीं है, उसने अपना नया शिकार चुन लिया है। अब वह आर्नी के अंदर है और आज बहुत कुछ भयानक होने वाला है। यह सुनते ही लॉरेन तुरंत ग्लेडजेल परिवार को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से उस समय घर में तेज संगीत चल रहा होता है। फोन लगातार बजता रहता है, मगर कोई उसे उठाता नहीं। लॉरेन की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। उधर ब्रूनो, आर्नी, डेबी और उनकी दोस्त कैटी साथ बैठे थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक आर्नी का व्यवहार बदलने लगता है। उसकी आंखों में वही खतरनाक गुस्सा दिखाई देने लगता है जो कभी डेविड की आंखों में था। वह अपने आसपास ऐसी चीजें देखने लगता है जो वहां थी ही नहीं। उसे लगता है कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार उकसा रही है, और फिर एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। आर्नी अपना संयम खो बैठता है। उसके हाथ में चाकू आ जाता है और वो अचानक ब्रूनो पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। 1, 2, 3 नहीं, वह लगातार कई बार चाकू से हमला करता है। ब्रूनो वहीं जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर डेबी पूरी तरह सदमे में चली जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान से वह प्यार करती है, वही इतनी बेरहमी से किसी की जान ले सकता है। हत्या करने के बाद जैसे ही दानवी प्रभाव कम होता है, आर्नी को खुद समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस केस को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनाने वाली बात हत्या नहीं थी, बल्कि अदालत में आर्नी का दिया गया एक बयान था, जिसमें उसने कहा, मैंने यह हत्या अपनी मर्जी से नहीं की, यह सब मुझसे एक दुष्ट शैतानी शक्ति ने करवाया। इतिहास में पहली बार किसी हत्या के आरोपी ने अदालत में अपनी सफाई के लिए डेमोनिक पोजेशन का दावा किया था। यहीं से एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि यह मामला अब केवल एक एक्सॉर्सिज्म का नहीं रहा। इसके पीछे कोई ऐसा इंसान छिपा है जो जानबूझकर काले जादू और शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और इसी रहस्य की तलाश उन्हें एक ऐसे सच तक ले जाने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आर्नी की गिरफ्तारी के बाद यह मामला अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया था। एड और लॉरेन को पूरा यकीन था कि इस घटना के पीछे किसी इंसान का हाथ है जो काले जादू के जरिए लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन्हें सबूत चाहिए थे। इसी दौरान एक डिटेक्टिव लॉरेन की पैरानॉर्मल क्षमताओं की परीक्षा लेने का फैसला करता है। वह अपने
सामने हत्या में इस्तेमाल किए गए 3 अलग अलग चाकू रखता है और पूछता है कि इनमें से असली हथियार कौन सा है। लॉरेन बिना एक पल गवाए सही चाकू की पहचान कर लेती है। डिटेक्टिव हैरान रह जाता है। अब उसे पहली बार एहसास होता है कि लॉरेन की बातें केवल अंधविश्वास नहीं है। इसके बाद वह उन्हें सीधे क्राइम सीन पर ले जाता है। जैसे ही लॉरेन उस जगह पहुंचती है, उन्हें एक और भयानक विजन दिखाई देता है। उन्हें नजर आता है कि कैटी और उसकी दोस्त जेसिका रात में जंगल की तरफ घूम रही थी। अचानक जेसिका के व्यवहार में बदलाव आता है। वह पूरी तरह किसी दुष्ट शक्ति के वश में चली जाती है और देखते ही देखते कैटी पर चाकू से कई बार हमला कर देती है। अगले ही पल जेसिका वहां से भागने लगती है, लेकिन यह कोई साधारण विजन नहीं था। लॉरेन उसी दिशा में दौड़ पड़ती है, जैसे मानो वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही हो। एड भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। हालांकि हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से उसे दौड़ने में काफी तकलीफ हो रही थी। दौड़ते दौड़ते लॉरेन एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पहुंच जाती है। तभी अचानक एक अदृश्य दानवी शक्ति उन्हें नीचे खींचने लगती है। अगर एड समय पर उनका हाथ न पकड़ते तो शायद वह गहरी खाई में गिर जाती। किसी तरह खुद को संभालने के बाद लॉरेन बताती है कि जेसिका का शव पास की झील में मौजूद है। पुलिस तुरंत तलाशी अभियान शुरू करती है और कुछ ही देर बाद जेसिका की लाश सचमुच पानी से बरामद हो जाती है। अब पुलिस को भी यकीन होने लगता है कि इस केस में बहुत कुछ ऐसा है जिसे सामान्य तरीके से समझाया नहीं जा सकता। उसी समय डेबी का फोन एड और लॉरेन तक पहुंचता है। वह घबराई हुई बताती है कि जेल के अंदर आने की हालत लगातार बिगड़ रही है। उसे कई अदृश्य शक्ति बार बार आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। एड तुरंत सलाह देते हैं कि जेल में मौजूद फादर न्यूमैन को बुलाया जाए और आर्नी पर 24 घंटे नजर रखी जाए। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही फोन लाइन में अजीब सी दखल अंदाजी होती है और कॉल अचानक कट जाती है। उधर जेल के अंदर आने का व्यवहार लगातार असामान्य हो जा रहा था। फादर न्यूमैन उसे हिम्मत देते हैं, पवित्र जल की एक शीशी सौंपते हैं और कहते हैं कि भगवान हर इंसान को बुराई से लड़ने की ताकत देता है। दूसरी ओर एड और लॉरेन पूरे मामले को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी लॉरेन पहली बार एड को बताती है कि डेविड के एक्सॉर्सिज्म के दौरान उन्हें एक रहस्यमय महिला दिखाई दी थी जो काले जादू का अनुष्ठान कर रही थी। यहीं से उन्हें समझ आता है कि इस पूरी घटना के पीछे किसी ऑक्यूल्ट प्रैक्टिशनर का हाथ है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर दानवी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ सुराग उन्हें जेसिका के अंतिम संस्कार वाले संस्थान तक ले जाते हैं। वहां पहुंचकर लॉरेन जेसिका के शव को छूती है और उसी क्षण उनका उस रहस्यमय महिला से मानसिक संपर्क स्थापित हो जाता है। दूसरी तरफ वही महिला अपने अनुष्ठान के जरिए आर्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही होती है। जैसे ही लॉरेन उसे रोकने की कोशिश करती है, उस महिला का ध्यान भटक जाता है और ठीक उसी पल आर्नी की जान बच जाती है। अब वह महिला पहली बार लॉरेन को महसूस कर लेती है। वह हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? लॉरेन भगवान का नाम लेती है, लेकिन वह महिला केवल मुस्कुराती है और कहती है, अब यह संबंध सिर्फ एक तरफा नहीं रहा। जितना तुम मुझे देख सकती हो उतना ही मैं भी तुम्हें देख सकती हूँ। यानी अब दोनों के बीच मानसिक संपर्क दोनों दिशाओं में काम कर रहा था। अगले ही पल वह महिला एक मृत शरीर को अपने नियंत्रण में लेकर एड वॉरेन पर हमला कर देती है। स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि एड को पवित्र क्रॉस उठाकर प्रार्थना करनी पड़ती है। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें होश आता है तो वह देखकर सन्न रह जाते हैं। उनके हाथ में चाकू था और वह उसी चाकू से लॉरेन पर हमला करने वाले थे। उन्हें समझ आ जाता है कि दानवी शक्ति अब सीधे उनके परिवार पर पहुंच चुकी है। घर लौटने पर उन्हें एक और अजीब सुराग मिलता है। घर में रखे सभी ताजे फूल एक ही रात में काले पड़ चुके थे। जब एड उस फूलदान को ध्यान से देखते हैं तो उनके अंदर उन्हें एक छोटा सा टोटम मिलता है, ठीक वैसा ही टोटम जिसका इस्तेमाल वही रहस्यमय महिला अपने काले जादू वाले अनुष्ठानों में कर रही थी। यहीं से यह साफ हो जाता है कि अब लड़ाई केवल किसी दानव से नहीं बल्कि एक इंसान से है जिसने जानबूझकर इस शैतानी खेल की शुरुआत की थी। और उस महिला तक पहुंचने के लिए एड और लॉरेन को अब अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर तय करना होगा। अब तक एड और लॉरेन के सामने एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी, यह कोई साधारण पैरानॉर्मल केस नहीं था। उसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति था जो शैतानी शक्तियों की मदद से लोगों को अपना शिकार बना रहा था। अब 3 अलग अलग जगहों पर एक साथ घटनाएं घट रही थी। एक तरफ एड एंड ड्रू पुराने रिकॉर्ड्स और सबूतों को
जोड़कर उस रहस्यमय महिला का ठिकाना ढूंढने में लगे थे। दूसरी तरफ डेबी जेल में आर्नी के साथ मौजूद थी, क्योंकि उन्हें डर था कि दानवी शक्ति एक बार फिर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकती है। और तीसरी तरफ लॉरेन उस रहस्यमय किताब को लेकर फादर कैस्टनर से मिलने पहुंचती है। वही फादर जो वर्षों से शैतानी पंथों और काले जादू पर शोध कर रहे हैं। शुरुआत में फादर कास्टनर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वह घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। उसी समय एड और ड्रू को भी एक बड़ा सुराग मिल जाता है। जिस महिला की वे तलाश कर रहे थे उसका ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि फादर कैस्टनर के घर के नीचे ही था। इधर फादर कास्टनर उस किताब के बारे में एक बेहद डरावना सच बताते हैं। उनके अनुसार इस शैतानी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए 3 बलिदानों की आवश्यकता होती है। पहला, एक मासूम बच्चा, दूसरा प्रेम से जुड़ा कोई इंसान और तीसरा भगवान का सेवक। यानी पहला निशाना था डेविड, दूसरा था आर्नी और आखिरी लक्ष्य था एड वॉरेन। यही वजह थी कि एड के घर में भी वही रहस्यमय टोटम पहुंच चुका था। अब पूरी साजिश धीरे धीरे सामने आने लगी थी। फिर फादर कास्टनर एक ऐसा सच बताते हैं जिसे सुनकर लॉरेन भी हैरान रह जाती है। जिस महिला की वे तलाश कर रहे थे उसका नाम इस्ला था और वह कोई अजनबी नहीं बल्कि खुद फादर कास्टनर की बेटी थी। बचपन से ही उसे शैतानी पंथों, काले जादू और गुप्त अनुष्ठानों में गहरी दिलचस्पी थी। धीरे धीरे वही रुचि उसे पूरी तरह अंधेरे की दुनिया में ले गई। घर के नीचे बने हुए गुप्त तहखाने में उसने अपना शैतानी वेदी ऑल्टर तैयार कर रखा था, जहां वह दानवी शक्तियों को बुलाने वाले अनुष्ठान करती थी। उधर एड को भी सारी सच्चाई समझ आ जाती है। वह तुरंत लॉरेन को बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में अपनी दिल की दवा साथ ले जाना भूल जाते हैं। इधर लॉरेन अकेले उस अंधेरे भूमिगत रास्ते में उतर जाती है। तभी अचानक इस्ला अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर देती है। लॉरेन उस मौत को अपनी मानसिक शक्ति के जरिए महसूस कर लेती है। अब वह शैतानी वेदी को नष्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह इतनी भारी होती है कि अकेले उसे हिलाना भी संभव नहीं था। तभी इस्ला उनके सामने आ जाती है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वह लॉरेन को भ्रम में फंसाने की कोशिश करती है। चारों तरफ एक जैसी कई लॉरेन दिखाई देने लगती हैं, जिससे असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उसी समय एड भी हथौड़ा लेकर उस तहखाने में पहुंच जाते हैं, जहां अंतिम मुकाबला शुरू हो जाता है। लॉरेन किसी तरह इस्ला पर हमला करके खुद को बचाती है, लेकिन इसी बीच इस्ला अपना शैतानी अनुष्ठान लगभग पूरा कर लेती है। सबसे पहले वह दानवी शक्ति के जरिए एड को अपने नियंत्रण में ले लेती है। दूसरी तरफ जेल में आर्नी अचानक हवा में उड़ जाता है और कोई अदृश्य ताकत उसे खुद की जान लेने पर मजबूर करने लगती है। इधर एड पूरी तरह दानवी प्रभाव में आ चुके थे। हाथ में हथौड़ा लिए वह धीरे धीरे लॉरेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ठीक उसी समय लॉरेन उन्हें अपने प्यार, उनकी यादों और साथ बिताए हुए पलों की याद दिलाती है। उनकी आवाज सुनकर एड का नियंत्रण वापस लौटने लगता है। वह पूरी ताकत जुटाकर खुद को दानवी प्रभाव से आजाद करते हैं और उसी हथौड़े से शैतानी वेदी पर जोरदार वार कर देते हैं। वेदी टूटते ही पूरा अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। उसी पर आर्नी भी दानवी प्रभाव से मुक्त हो जाता है और एड की जान भी बच जाती है। लेकिन इस्ला अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह चाकू लेकर एड और लॉरेन पर हमला करने दौड़ती है। तभी अचानक वही दानवी शक्ति उसके सामने प्रकट होती है, जिसकी मदद से वह इतने दिनों से यह सब कर रही थी। क्योंकि अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए सौदे की कीमत अब खुद इस्ला को चुकानी पड़ी। वह दानव उसी की आत्मा अपने साथ ले जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यानी जिन शक्तियों को पाने के लिए उसने दूसरों की जिंदगी बर्बाद की, आखिरकार वही शक्तियां उसकी अपनी बर्बादी का कारण बन गई। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। हालांकि एड की हालत फिर से बिगड़ने लगती है, क्योंकि दिल की दवा उनके पास नहीं थी। तभी लॉरेन उनके लॉकेट में छिपाकर रखी एक दवा उन्हें देती है, जिससे उनकी जान बच जाती है। कुछ समय बाद यह मामला पूरी तरह खत्म हो जाता है। एड इस केस से जुड़ा हुआ टोटम अपने ऑकल्ट म्यूजियम में सुरक्षित रख देते हैं। वहीं अदालत में आर्नी को उम्र कैद नहीं बल्कि केवल 5 साल की सजा सुनाई जाती है। अच्छे व्यवहार की वजह से वह जल्दी रिहा भी हो जाता है। रिहाई के बाद आर्नी और डेबी शादी कर लेते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में एड लॉरेन को एक खूबसूरत सरप्राइज देते हैं। वह उन्हें
अपने हाथों से उनके लिए एक छोटा सा शांत आशियाना बनाते हैं। कई खौफनाक घटनाओं से गुजरने के बाद दोनों के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।